नमस्कार दोस्तों, प्रकाश एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। 11 अक्टूबर 2023 के क्रम में करंट अफेयर्स की एक महत्वपूर्ण कड़ी लेकर के हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज बात करने वाले 11 अक्टूबर की पहला प्रश्न पढ़ते हैं करंट अफेयर के तौर पे। हाल ही में 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, इसके बारे में बात करें तो एक महिला है और उनका नाम है क्लाउडिया गॉल्टी और इन्होंने अर्थशास्त्र का पुरस्कार 2023 के श्रेणी में जीता है। बात करें नोबेल पुरस्कार की तो 1901 के अंदर नोबेल पुरस्कार की सबसे पहले शुरुआत की गई, लेकिन अगर बात करें अर्थशास्त्र को इसमें कब जोड़ा गया तो 1968 में इसकी आधिकारिक घोषणा की गई, जबकि 1969 के अंदर पहला पुरस्कार नोबेल जो अर्थशास्त्र में दिया जाने लगा था वो 1969 में दिया जाने लगा था। अगर बात करें तो पहला पुरस्कार अगर 1969 में दिया गया तो उसको किसको दिया गया, 1969 में रेगनर फ्रिस्क और जॉन टर्बनगेन दोनों को संयुक्त रूप से पुरस्कार से इसको नवाजा गया था। बात करने वाली विषय की तो इनको जो विषय था वो था आर्थिक प्रक्रियाओं के विश्लेषण के लिए गतिशील मॉडल को विकसित करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। बात करें 2023 में तो शांति पुरस्कार इस बार किसको मिला है, उसके लिए एक ईरान की बहुत बड़ी एक नेता हुई हैं जो विमेन है, लीडर है और मानवाधिकार ये कह सकते हैं कि महिला हिंसा विरोधी जितने भी अधिनियम बनाए गए थे उनमें इन्होंने बढ़ चढ़ करके उन्होंने काम करा है और उनका नाम है नरगिस मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी ने इस पुरस्कार को जीता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये है आपको जो दिखा रहे हैं क्लाउडिया गॉल्डिन है, इन्होंने ये अर्थशास्त्र का पुरस्कार जीता। बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी खुफिया एजेंसी हाल ही में चर्चा में रही है। अगर खुफिया एजेंसियों के बारे में बात करें तो अगर भारत की बात करें तो रो है, आईबी है जो आपकी इंटरनल सिक्योरिटी को देखती है, जबकि पाकिस्तान की आईएसआई है। लेकिन हाल ही के दौरान अगर कोई चर्चा में कोई रही है खुफिया एजेंसी, वो रही है इजराइल की मोसाद के बारे में इतना कहा जाता है कि किसी भी खबर को या किसी भी निर्जन से लेकर के समुद्र जल नभ तक अगर कोई एजेंसी पहुंच सकती है तो मोसाद पहुंच सकती है, लेकिन पता नहीं कहां चूक हुई। और इस बार हमास ने इस मौके का फायदा उठाते हुए और इजराइल पे बहुत बड़ा अटैक मिसाइलों के माध्यम से किया और मोसाद को उसमें भनक तक नहीं लग पाई। तो उस एजेंसी का नाम मोसाद है। इजराइल की बहुत प्रतिष्ठित, विश्व के अंदर प्रतिष्ठित खुफिया एजेंसियों में से एक है, लेकिन इस हमले के अंदर उसको खबर तक नहीं लगी। तो ये जो खुफिया एजेंसी उसका नाम मोसाद है। अगर खुफिया एजेंसियों की बात कर रहे हैं तो विकल्पों में हम देख रहे हैं कि केजीबी रूस की एक खुफिया एजेंसी है, एफबीआई यूएसए की है और जबकि आईएसआई है वो पाक की है। तो ये सारी जो एजेंसीज हैं उसके बारे में हमने बात करी। मोसाद इजराइल की एक खुफिया एजेंसी है जो अपने ऑपरेशंस के लिए विश्व भर में अपने नाम से जानी जाती है और हाल ही में हमास के जो हमले हुए हैं उसमें इसकी जो नाकामी है वो सबके सामने आई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये कह रहा है, हाल ही में किस देश के साथ में भारत ने डिजिटल डोमेन समेत 6 समझौतों पर हस्ताक्षर करे हैं। उस देश का नाम है तंजानिया और ये अफ्रीका महाद्वीप का एक निर्धन, गरीब और एक विकासशील राष्ट्र है और भारत ने उसके साथ में 6 समझौतों पे साइन करे हैं। और समझौते कौन कौन से हैं तो बात करने वाले हैं डिजिटल डोमेन के बारे में, संस्कृति के बारे में, खेल और समुद्री उद्योग जैसी 6 प्रमुख ऐसे बहुत बड़े विभाग थे या जो कह सकते हैं कि अंग थे, उनके साथ में समझौता किया गया है। उस देश का नाम है तंजानिया के साथ में भारत ने 6 समझौतों पे हाल ही में साइन करे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में आईओआरए की मंत्री परिषद की जो बैठक है वो कहां होने वाली है या कौन करेगा इसको, तो उस देश का नाम है श्रीलंका के साथ में भारत ये मीटिंग करने वाला है। श्रीलंका की मेजबानी वो कर रहा है। श्रीलंका भारत के साथ में उसके कितने कूटनीतिक रिश्ते या कह सकते हैं सांस्कृतिक जो रिश्ते हैं वो कितने मजबूत है। इसके अलावा भारत समय समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करता हुआ भी अपने छोटे भाई को, यह कह सकते हैं बिग ब्रदर की भूमिका भारत निभाता हमेशा आया है और छोटे भाई की भूमिका में श्रीलंका नजर आता है। तो हाल ही के दौरान जो है भारत ने 45 करोड़ रुपए की उसको वित्तीय मदद भी दी है। इसके अलावा फीफा जो फुटबॉल कप था उस जो अभी जो है विश्व के अंदर खेला जाता है फुटबॉल और फीफा उसकी गवर्निंग बॉडी है, वहां पर श्रीलंका जो टीम थी उसको प्रतिबंध लगाया था, उसको भी हाल ही में हटा दिया गया है। इसके अलावा श्रीलंका की कैंडी एसाला फरेरा नामक एक उत्सव भी मनाया जाता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फैक्ट जोड़ा हमने, वो है कि हाल ही के दौरान श्रीलंका के एक बहुत बड़े क्रिकेट के खिलाड़ी ने संन्यास भी लिया। उनका नाम है वानिद हसरंका। तो ये टेस्ट क्रिकेट से इन्होंने संन्यास भी लिया है। तो प्रश्न जो था वो आईओआरए की मंत्रिपरिषद की बैठक की जो मेजबानी करने वाला देश है वो श्रीलंका है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में खामती चावल को जीआई टैग मिला है? जीआई टैग उन चीजों को देते हैं जिसके बाद में उसका कृत्रिम जो कहते हैं आर्टिफिशियल रूपांतरण कोई कर नहीं सकता है, और इसी की श्रेणी के अंदर एक ऐसी चावल की जो किस्म थी उसको जीआई टैग का जो दर्जा मिला, जिसको कहते हैं जियोग्राफिक इंडेक्स जो कहते हैं, वहां से इसको दिया गया। तो उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की एक चावल की किस्म है, उसको जीआई टैग से उनको जोड़ा गया, उसमें उसको शामिल किया गया। चलिए बढ़ते हैं, अरुणाचल की कुछ और चीजों के बारे में भी जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की याक्सी चूरपी को भी जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को भी जो है वो जीआई टैग मिला हुआ है। तमिलनाडु के सलेम सागो को भी जीआई टैग मिला है, और उड़ीसा की रायगढ़ सोल को भी मिला है। जम्मू कश्मीर के भद्रवा के जो राजमा जो चावल होता है उसको भी यहाँ पे मिला। रामबन की सुलाई को, शहद को भी मिला है। असम के चोकुआ चावल को भी जीआई टैग मिला है। कन्याकुमारी के मेटे केले और लौंग को भी मिला है। इसके अलावा तमिलनाडु के मनुमुद्दारी मिट्टी के बर्तनों को भी जीआई टैग मिला है। इसके अलावा लास्ट में बात करें, तमिलनाडु के कुंभुंग अंगूर को भी जीआई टैग मिला है। हम देख रहे हैं जितने सारे जो फैक्ट्स हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा नाम आ रहा है तमिलनाडु का। तो मैं आपको एक फैक्ट और बताता चलूं, सबसे ज्यादा भारतवर्ष के अंदर अगर जीआई टैग किसी भी उत्पाद के तौर पे मिला हुआ है तो तमिलनाडु के पास इसका तमगा है। यह कह सकते हैं सबसे सर्वोच्च स्थान पे अगर जीआई टैग प्राप्त करने वाला कोई राज्य भारतवर्ष में है तो वो जीआई टैग में कौन है? तमिलनाडु है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्टैक्स 2030 या कैसे 2030 की पहल किसने प्रारंभ करी है? तो ये है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या कह सकते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसकी पहल की गई है। और WHO की चूंकि जो स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 के अंदर हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। और WHO के वर्तमान में जो अध्यक्ष है टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस है। और जितने भी अभी कह सकते हैं जितनी भी भयंकर बीमारियां कह सकते हैं कि विश्व पे ऐसी कोई बहुत बड़ी बीमारी ने रूप धारण कर लिया हो जिसके बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने का कार्य, उसको न्यूट्रलाइज करने का कार्य कौन करता है? WHO करता है। उसकी एडवाइजरी लागू करने की भी बात करें, और हाल ही की अगर 3-4 साल पहले की बात करें तो जब कोरोना ने पूरे विश्व के अंदर जब अपने पांव पसारे थे तब WHO ने अपनी महती भूमिका को भी अदा किया था। गुणवत्ता मूल्य के क्षेत्र की देखभाल के लिए भी पहल की जाती है चश्मे की समस्या से। और हाल ही में WHO ने इराक में ट्रेकोमा मुक्त एक बीमारी होती है, ट्रेकोमा मुक्त, उस देश को भी वहां से उसने घोषित कर दिया है। तो इसका जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? WHO को जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के बाहर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहां हुआ है? हिंदू मंदिर सबसे ज्यादा भारत में भी देखे जाते हैं, लेकिन बात सबसे बड़ी अगर मंदिर की करें तो कंबोडिया का अंगोर वाट जो काट का एक जो मंदिर है वो विश्व का सबसे बड़ा अंगकोर वाट जो मंदिर है कंबोडिया के अंदर स्थित है, वो नंबर 1 पर है। लेकिन बात करने वाले नंबर 2 पे कौन है? तो यूएसए के अंदर सबसे बड़े मंदिर, दूसरे सबसे बड़े मंदिर का निर्माण किया गया। और ये जो बड़ा मंदिर है इसका नाम है स्वामी नारायण मंदिर, जो अमेरिका में स्थित है। और पहले की बात हम कर ही चुके हैं, जो अंगोर कोरवाट के अंदर ये स्थित है। हालांकि भारत के अंदर हिंदू धर्म सबसे ज्यादा माना जाता है, उसका पालन करने वाले लोग सबसे ज्यादा हैं, लेकिन अगर बात करें सबसे बड़े मंदिर की तो वो जो है कंबोडिया के नाम से जाता है, जबकि दूसरा मंदिर जो है वो यूएसए में स्थित है। चलिए, तो ये इसका यूएसए हो गया। वैसे कहा जाए कि जिसका निर्माण सूर्यवर्मन सेकंड जो है एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जहां पे विष्णु भगवान को समर्पित करते हुए इस मंदिर का निर्माण किया गया था, ये कंबोडिया में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां किया जाएगा? तो यह आयोजन किया जाएगा कोची में। और कोची कहां पड़ता है? कोची पड़ता है केरला में। तो केरला के अंदर जो है वो 16वीं कृषि विज्ञान प्रयोगशाला, जहां पे कह सकते हैं इसका अनुसंधान जो केंद्र के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा, कांग्रेस का आयोजन जो किया जाएगा वो कोची में किया जाएगा। इसका आयोजन 10 से 13 अक्टूबर को जो है वो उद्घाटन का इसके जो पुरुषोत्तम रूपाला जो पशुपालन मंत्री है, और केरला के अंदर कोची के अंदर इसकी जो कॉन्फ्रेंस है इसका आयोजन किया जाएगा। और ये लगातार कृषि के अंदर जो नवाचार होते हैं उनके बारे में ये पुरस्कार भी वहां पे देते हैं, और हर साल अलग अलग जगहों पे इसका आयोजन किया जाता रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, हाल ही में मैसोंग सुरुंग कहां पे प्रारंभ की गई? मैसोंग सुरुंग के अलावा भी बहुत सारी ऐसी सुरुंगों के बारे में मैं बताने वाला हूं जिसका संबंध जम्मू कश्मीर से है। अटल सेतु की जिसकी बात करें, अटल टनल की बात करें, जवाहर टनल की बात करें, रोहतांग को जोड़ने वाले की बात करें, शिमला से जो
लेह लद्दाख को जोड़ने वाले टनल्स की बात करें या रेलवे टनल की बात करें, तो सारा का सारा जो कनेक्टिविटी है वो उत्तर भारत से जम्मू कश्मीर को जोड़ने के लिए काम में लाई जाती है। और उसी के क्रम के अंदर एक बहुत बड़ा जो है सुरंग का निर्माण किया गया है। ये कहाँ किया गया? ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अब देख लीजिए, मैसोंग सुरंग की लंबाई 395 मीटर है, जिसके अंदर 2 लेन है, एक आने के लिए है और एक जाने के लिए है। जबकि अगर जम्मू से लेकर अगर श्रीनगर की तरफ अपन बढ़ते हैं तो जवाहर टनल के माध्यम से ही हम लोग परिवहन के तौर पे वहां पे प्रवेश कर पाते हैं। और इसका शुभारंभ जो रामबन जिला जो जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है वहां पे ही इसका शुभारंभ किया गया है। अगर बात करें कि कौन से NH पे स्थित है, तो पहले इसका जो नाम हुआ करता था NH44 हुआ करता था, जबकि वर्तमान में इसका नाम बदल करके NH7 कर दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय वायुसेना को कितने वर्षों के बाद में अपना झंडा उन्होंने चेंज करा है? उनका जो फ्लैग चेंज है आजादी के बाद, या कह सकते हैं कि ब्रिटिश रॉयल जो एयरफोर्स हुआ करती थी उसका जो झंडा था उसी को आप कैरी किए हुए थे, भारत उसी को चला रहा था। लेकिन 75वीं वर्षगांठ के ऊपर भारत ने वायुसेना का जो झंडा था उसको चेंज कर दिया है और एक बहुत बड़ी परेड हुई। वहां पे शैलेजा धामी का नाम इसलिए सबसे पहले लिया जाता है क्योंकि एयरफोर्स के अंदर सबसे, अगर कह सकते हैं कि हाईटी एटीट्यूड के अंदर उन्होंने किसी कमान को वहां पे क्या कर रही है, वो संचालित कर रही है, या किसी बेड़े को संचालित करने का कार्य कोई महिला लीडर कर रही है। अगर कोई महिला वायुसेना सैन्य अफसर के तौर पे अगर जाना जा रहा है तो शैलेजा धामी को जाना जा रहा है। मैं थोड़ी और आगे आपको बात बताता चलूं अपनी सारी थल सेना के बारे में, वायुसेना के बारे में, नेवी के बारे में। तो थल सेना के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो मनोज पांडे हैं, जबकि नौसेना के प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार हैं और जबकि VR चौधरी यहाँ पे वायुसेना के प्रमुख रहे हैं। अब बात करते हैं CDS की। वर्तमान में अनिल चौहान लेफ्टिनेंट जनरल से सेवानिवृत्त अनिल चौहान अभी वर्तमान में CDS है, जबकि भारत के सबसे पहले CDS जो थे उनका नाम था जनरल विपिन रावत और उनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी जो है वो मृत्यु हो गई थी। तो आपने देखा कि अभी जो झंडा है वो वायुसेना का उसको चेंज कर दिया गया है। पूछा जा रहा कितने वर्षों के बाद में? 72 वर्षों के बाद में भारत ने अपना वायुसेना का जो झंडा है उसको चेंज किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और ये हमारा अंतिम प्रश्न होगा। हाल ही में हरित हाइड्रोजन समझौता कहां संपन्न हुआ है? तो हरित हाइड्रोजन जो समझौता था वो सऊदी अरब की एक रियाद बहुत बड़ी सिटी है, वहां पे समझौता भारत और UAE जिसको कह सकते हैं सऊदी अरब के साथ में ये समझौता भारत ने किया है। और भारत और सऊदी अरब के बीच में विद्युतीय अंतर संयोजन हरित स्वच्छ हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में हस्ताक्षर इन्होंने किए हैं। हाल ही के दौरान मैं आपको एक और चीज बताता चलूं कि हाल ही के दौरान USA के अंदर तो मंदिर बनाया गया है, ऐसा ही एक सऊदी अरब के अंदर भी बहुत बड़ा मंदिर भी हिंदू धर्मावलंबियों के लिए भी बनाया गया है। तो इस क्लास के दौरान आज 11 अक्टूबर को हमने बहुत ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य जाने, बहुत करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जाने जो आपके लिए प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उनके अंदर काफी आपको लाभ पहुंचा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।